हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस का हम लोग का सीरीज़ चल रहा था। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 68 का जो पेपर है उसको हम लोग 61 नंबर तक कवर कर लिए थे। आज हम लोग 60 नंबर से करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेवल ऑफ प्लानिंग इन मल्टी लेवल प्लानिंग। इंडिया जो है, इंडिया में एक मल्टी लेवल प्लानिंग सिस्टम चलता है। मतलब कि इंडिया में सेंटर है, आप लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कौन है, जैसे कि बीजेपी सरकार है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे बिहार में स्टेट गवर्नमेंट है जेडीयू का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी मल्टी लेवल प्लानिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग होता है, स्टेट लेवल पे प्लानिंग होता है, लोकल लेवल पे जो प्लानिंग होता है वो भी कई टाइप में होता है। कल आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले विलेज होता है। लोकल लेवल में 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, फिर आपको होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको बोलते हैं जिला परिषद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मल्टी लेवल प्लानिंग का पार्ट है। तो सब यहाँ पे लिखा है जैसे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल प्लानिंग, लोकल लेवल प्लानिंग, या सभी। तो ये सभी जो है मल्टी लेवल प्लानिंग में आते हैं। ठीक है, सभी जो है वो क्या है, मल्टी लेवल प्लानिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 59 नंबर। क्या है, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो किस साल में लॉन्च किया गया था। देखिए 5-year प्लान ये रशिया से लिया गया। जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो इंडिया सोचा कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़े। हमारे पास ज़्यादा पैसा तो था नहीं, तो जो भी पैसा है उसको कहाँ पे किस तरफ खर्च किया जाए, किस तरफ क्या डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, क्या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट में खर्च करें या बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ लगाएं, फैक्ट्रीज़ लगाएं। क्योंकि देखिए गांधी जी तो फैक्ट्रीज़ के खिलाफ में थे। गांधी जी तो कहते थे कि बड़ा इंडस्ट्रीज़ नहीं होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री होना चाहिए, छोटा छोटा लघु उद्योग, जिसमें हर घर में आदमी अपना कपड़ा बुने चरखा से। ठीक है, हर घर छोटा छोटा काम करे, सभी लोग घरों में काम करें। तो वो हो गया इंडस्ट्रीज़ की तरफ। या फिर इंडिया खर्च करे सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इसकी तरफ। तो हम लोग सोचे कि हम लोग रशिया से सीखे। उसमें रशिया नहीं था, उसमें था यूएसएसआर। कि यूएसएसआर से हम लोग सीखे 5-year प्लानिंग। मतलब कि हम लोग 5 साल का प्लानिंग करेंगे। जब सरकार आएगी, जो सरकार बनेगी वो अपना प्लानिंग करेगी कि वो किस तरफ खर्च करेगी। क्या वो खेती की तरफ, खेती को बढ़ावा देना चाहती है इन 5 सालों में, या क्या वो इन 5 सालों में सारा पैसा जो है वो फैक्ट्री वगैरह में खर्च करना चाहती है, या स्कूल का डेवलपमेंट करना चाहती है, एजुकेशन का, या हेल्थ डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग 5-5 साल करके करेंगे। तो 10 मान लीजिए कि इस 5 साल में हम लोग खेती को बहुत अच्छा कर लिए, फिर अगले 5 साल एजुकेशन पे खर्च कर दिए, तो हमारा डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बस पूछ रहा है कि पहला 5-year प्लान किस साल शुरू हुआ। तो अभी क्या बताएगी, जब सरकार आई तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये करना चाहिए। तो भारत में सरकार, भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में ही, लेकिन पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन। उस टाइम तो कांग्रेस पार्टी ही जीतता था इलेक्शन, पूरे देश में कांग्रेस का ही वो था। ठीक है, तो 1951 में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, और 1951 में जब सरकार बनी थी तो उसी साल से 1951 से ही 5-year प्लान शुरू हुआ। पहला 5-year प्लान 5 साल का प्लान 1951 से 56 तक के लिए था। हम लोग सारा 5-year प्लान को एक बार देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है, सिर्फ फर्स्ट वाले के बारे में नहीं, और भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग सबको देखेंगे। देखिए 5-year प्लान जो है ना, प्लान कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन था, एक योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, जिसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को।
और यही प्लानिंग कमीशन जो था, योजना आयोग, इसी का काम था योजना बनाना, कि इस 5 साल में वो योजना बनाता था कि इतना रुपया इसमें खर्च करना है, इतना रुपया इसमें खर्च करना है, इस तरह से। यही प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को 2015 में ख़त्म करके नीति आयोग कर दिया गया है उसका नाम। ठीक है, योजना आयोग ख़त्म हो गया, अब उसका नाम हो गया है नीति आयोग, 2015 में बनाया गया है। तो यानी कि अगर योजना आयोग ख़त्म हो गया यानी योजना भी ख़त्म हो गया, यानी अब हम लोग योजनाएं नहीं बनाते। जो पंचवर्षीय योजना चलती थी वो अब नहीं चलती है। जो आखिरी पंचवर्षीय योजना था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 तक के लिए था, मगर बीच में ही 2015 में ही ये कट गया, ख़त्म हो गया, यानी कि 12th 5 ईयर प्लान आधा अधूरा रह गया। ठीक है, तो हम लोग शुरू से थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56। पहला 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सिंचाई के लिए बड़े बड़े जो है आपको नहर वगैरह जो है उसी समय बनाए गए थे। सोन नदी में नहर वगैरह जो बनाया गया, कोसी प्रोजेक्ट वगैरह, फरक्का बैराज, डैम वगैरह, वो सब उस साल में बनाए गए थे। ठीक है, बड़ा बड़ा डैम, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो डैम है उसको भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, डैम को कहा था भारत का मंदिर। तो बहुत बड़े बड़े डैम, क्यों? क्योंकि उससे नहर निकाला गया और नहरों को खेतों तक पहुंचाया गया ताकि एग्रीकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो पहला जो ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे था। फर्स्ट, एक और चीज़ लिख लीजिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हेरोड डोमर मॉडल भी बोलते हैं। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था ये, हेरोड डोमर मॉडल पर। इसके बाद 56 में ये ख़त्म हो गया, तब फिर 56 से शुरू हुआ 56 to 61 जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसको पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल। और इसमें फोकस किया गया इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे, उद्योग, माने कि इंडिया में क्या लगाए जाएंगे, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि इंडिया का जो है, जो लोग खेती में, जिनके पास ज़मीन उमीन नहीं है, ठीक है, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो आया 1961 to 66। इसमें था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। देखिए, पहले ना जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत बहुत गरीब था, हमारे पास एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छा नहीं होता था, इसीलिए पहला फोकस एग्रीकल्चर पर। सबसे पहला काम क्या होता है, रोटी। ठीक है, पहला फोकस रोटी पे होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर तो अच्छा नहीं था, इसीलिए पहला प्लानिंग एग्रीकल्चर पे था। ठीक है, मगर थर्ड में भी फिर यही हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आया था, हम लोग बाहर से फूड मंगाते थे। आप लोग को पता होगा कि हम लोग अमेरिका से एक फूड मंगाते थे, मतलब वीट मंगाते थे, गेहूँ। ठीक है, उसको बोलते थे PL 480। वो सबसे ख़राब क्वालिटी का जो वहाँ का गेहूँ होता था, सबसे ख़राब क्वालिटी का गेहूँ, लाल लाल आटा पिसाता था उसका, वो गेहूँ जो है वो अमेरिका इंडिया में भेजा। जैसे आप सोचिए ना कि इंडिया का स्थिति जो है ना वो अफ्रीका के देशों की तरह था, जैसे अफ्रीका में जो गरीब सब देश है वैसा स्थिति था। ठीक है, वहाँ से आता था हमारे लिए वीट। तो जब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो अमेरिका मना कर दिया कि हम अपना जो है गेहूँ तुमको नहीं देंगे, तुम पहले युद्ध जो है रोको। इंडिया को कहा कि युद्ध रोको तब तुमको गेहूँ देंगे। तो उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग को नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूँ, हम लोग उपवास करेंगे। और उन्होंने देशवासियों से कहा था कि सप्ताह में 1 दिन का उपवास कीजिए ताकि खाना बचे। और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा भी दिया था। तो इसीलिए उस समय 1961-66 के आसपास क्या चीज़ चल रहा था, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। मतलब हम लोगों को क्या चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी। माने सेल्फ माने क्या होता है, खुद, खुद में ही हम लोग को सफिशिएंट भोजन उगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो उगाना पड़ेगा कि आप खुद खा सको। सभी लोगों को ऐसा कहा गया, किसानों को कहा गया कि इतना तो आपको उगाना होगा कि आपका जो देश है वो खुद खा सके, बाहरी लोगों से लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, फिर देखिए 1961 to 66 चला थर्ड वाला। अब यहाँ से लोग सोचेगा कि 66 से शुरू होगा फोर्थ, लेकिन नहीं, बीच में 3 साल का गैप हो गया क्योंकि पैसा ही ख़त्म हो गया, युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ और हमारे पास बिल्कुल भी पैसा उसा नहीं बचा। ठीक है, तो कोई भी प्लानिंग नहीं बनाया गया, जैसे जैसे तैसे देश चल रहा था। 66 में हमारे प्रधानमंत्री का भी देहांत हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री का, बाहर गए थे विदेश वहीं पे। ठीक है, कजाकिस्तान में। तो क्या हुआ, नहीं सॉरी, किर्गिस्तान में। तब क्या हुआ, यहाँ पर
फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 69 से 74 में शुरू हुआ, ठीक है, 69 से 74 तक चला। इसमें भी वही था, सेल्फ रिलायंस, मैंने खुद पे फोकस करना है, सेल्फ रिलायंस, खुद में आत्मनिर्भर बनना है भोजन के मामले में, ठीक है। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये एग्जाम में बार बार पूछा था, याद कर लीजिए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी जी के टाइम में था, 74 to 79, और उनका नारा था गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो याद रखिएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और इसीलिए पूछता भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब का है, तो 1974 to 79। याद होगा आप लोग को 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, एक मूवी भी आया इमरजेंसी करके, तो उस समय इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और उसी समय उन्होंने नारा भी दिया था गरीबी हटाओ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। फिर 79 में फिर एक साल का ब्रेक लिया गया था सिक्स्थ वाले होने में, फिर सिक्स्थ वाला से तब देखिए लाइन से चलता रहा। यहाँ पे फिर 2 साल का ब्रेक हुआ 90 से 92 के बीच में, ठीक है। 80 to 85 इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, रोड वगैरह डेवलप करना होगा। सेवेंथ 5 ईयर प्लान मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट पे बात आया, ठीक है। इतना दिन से खाली एग्रीकल्चर, गरीबी, सेल्फ रिलायंस इन फूड, समय समय पे आपको ये ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन देखिए सब में पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात किस में हुआ था, 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7 के बीच में, 2 में कौन थे, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनका ये था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माने एजुकेशन पे 8th 5 ईयर प्लान जो है वो एजुकेशन पे था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 92 से 97। सारा याद करने का ज़रूरत नहीं है, बता देते हैं कौन कौन याद करिएगा जिससे आपका काम बन जाएगा। तो फर्स्ट याद कर लीजिए, सेकंड याद कर लीजिए, थर्ड याद कर लीजिए, फिफ्थ याद कर लीजिए रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, 12th याद कर लीजिए, ठीक है। 8th याद कर लीजिएगा, एजुकेशन पे था, बाकी सब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन माने होता है शहर, प्लानिंग माने योजना, शहर का प्लानिंग करना है तो आप क्या क्या, आपका मकसद क्या क्या होना चाहिए शहर का प्लानिंग करते हुए, तो मकसद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पहला है ब्यूटिफिकेशन, शहर सुंदर दिखे, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई विदेश का शहर जाएंगे ना बहुत आपको खूबसूरत दिखेगा, लगेगा कि वाह कितना सुंदर है, जापान वगैरह का या फिर साउथ कोरिया, ये सब बहुत खूबसूरत है। टाउन प्लानिंग करते समय ब्यूटिफिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि पेड़ लगाना है, हाईवे के बीचों बीच में हर जगह पेड़ लगाना है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, तो ये सब होता है। हर जगह देखिए तुमने लिखा होगा ऐसे आई लव दिल्ली करके लिखा रहता है, तो छोटा जगह आई लव गोरखपुर करके लिखा रहता है, ये सब ब्यूटिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ पे भी टाउन प्लानिंग, यानी टाउन में जो हॉस्पिटल्स होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे, चकाचक एकदम अच्छा हेल्थ के लिए। और पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता है सुलभ शौचालय वगैरह, तो शहरों में हर जगह आपको ये मिल जाएगा पब्लिक फैसिलिटीज़, हर जगह शौचालय वगैरह रहता है, मगर गांव वगैरह में तो जल्दी मिलता नहीं है। तो टाउन का जब प्लानिंग करते हैं तो ये सब चीज़ देखते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, ये भी टाउन से ही, अर्बन एरिया से ही संबंधित है, टाउन से। विच ऑफ द फॉलोइंग योजना, इसमें सरकार का कौन सा जो योजना है या मिशन है वो नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी में इंक्लूड है। अर्बनाइजेशन माने शहरीकरण। अब सोचिए कि शहर करना है, शहरीकरण करना है तो क्या क्या होना चाहिए। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना क्यों दिया था लोगों को, ताकि लोगों का कच्चा घर पक्का बन जाए। यही तो अंतर है ना शहर और गांव में, शहरों में होता है पक्का मकान और गांव में होता है कच्चा घर, है ना। तो PMY योजना यानी कि पक्का मकान, तब ना शहर होगा। दूसरा, स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी बनाना है, ठीक है, बढ़िया रोड, ठीक है, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, नाली भी अच्छा खासा होना चाहिए, ये नहीं कि कचरा जो है वो बह रहा है रोड पर, तो स्मार्ट सिटी होना चाहिए। और स्वच्छ भारत मिशन माने साफ़ सुथरा, जैसे गांव में आप देखेंगे जाएंगे रोड पर तो रोड पे हर जगह क्या इधर उधर आपको जो है शौच जो है वो फेंका हुआ रहेगा, सुबह 4 बजे निकल लिया तो लोग सब बैठा रहेगा लोटा लेके, तो वो क्या दर्शाता है कि ये गांव है। शहर में आपको ये सब चीज़ देखने को जल्दी नहीं मिलता है, यानी स्वच्छ भारत मिशन भी ज़रूरी है। नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी में इन तीनों को ऐड किया गया था, यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, ये भी टाउन से संबंधित है, अर्बन एरिया से, यानी अर्बन प्लानिंग से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरीकरण में मुख्य समस्या क्या है शहर बनाने में। तो देखो पहला समस्या है अर्बन स्प्राउल। अर्बन स्प्राउल क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली है और इधर जो है आपको पता है दिल्ली के आसपास यूपी वगैरह है, इधर हरियाणा है, हरियाणा पंजाब है, यूपी है। तो दिल्ली तुम लोग देखा होगा कि धीरे धीरे दिल्ली फैल रहा है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा इसमें हो गया है नोएडा, ठीक है, इधर हो गया है गुड़गांव, इधर हो गया है फरीदाबाद। तो दिल्ली जो है वो क्या हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है और बढ़ता जाएगा। जब नोएडा पूरा भर जाएगा तो और बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्बन स्प्राउल, यानी अर्बन एरिया जो होता है वो क्या होता है, फैलता जाता है इसी तरह से। स्प्राउल माने फैलना, ठीक है। तो ये एक समस्या है, क्योंकि जब इस तरह से फैलता है तो अनप्लान्ड तरीके से फैलेगा। जो लोग हैं वो शहर से गांव, गांव से शहर जाते हैं, माइग्रेशन होता है, पता होगा आप लोग को। माइग्रेशन मतलब लोग शहरों से गाँव से शहरों की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अर्बन स्प्राउल। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, हाउसिंग की समस्या हो जाती है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, गरीब हैं, वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं। तो बड़े बड़े घरों में वो शहरों में नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं चौल वगैरह में। आप लोग सुने होंगे चौल, ठीक है। एशिया का जो सबसे बड़ा चौल है वो कहाँ है, मुंबई के धारावी में है। वो एकदम कंजस्टेड घर होता है उन लोग का, सभी लोग का घर एकदम कंजस्टेड। 100 आदमी में 1 शौचालय, पानी के लिए एक चापाकल, उसी में सब आदमी लाइन लगा करके लड़ते झगड़ते पानी लेता है। घर के अंदर कोई खिड़की नहीं, खिड़की खोलो तो बगल वाला का घर से सटता है। कोई धूप नहीं आता है, ठीक है, कोई हवा नहीं आता है। और इस तरह का एकदम अजीब सा जो हाउसिंग सिस्टम है वो, तो ये भी अर्बन डेवलपमेंट का एक समस्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड पॉल्यूशन। तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट की समस्या मतलब कंजेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे रोड पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा रहेगा। गांव सब में कभी सुने हो ट्रैफिक जैम रहता है, नहीं, शहरों में। और सबसे ज़्यादा तो मुंबई का ट्रैफिक जो है ना वो 165% होता है। मतलब अगर कहीं जाने में आपको 1 घंटा लगना चाहिए तो आपको वहाँ पे जाने में 1 घंटा से भी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा समस्या है। और प्रदूषण तो भाई बहुत है। पटना दिल्ली में अगर आप लोग रहेंगे तो वहाँ का हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। तो ये सभी समस्याएं, ऑल ऑफ दी अबव, सभी समस्याएं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है कि द सिटीज ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच जीडीपी, यानी शहर जो है वो जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो देखिए शहर तो बहुत कम है ना, हम लोग पढ़े थे कि शहर जो है वो कितना 78% जो है ना, आपको 78 नहीं 38% अर्बन एरिया है, शहर है, और बाकी का गांव है। उसी तरह से बिहार में 11% मात्र शहर है और बाकी का गांव है, ठीक है। तो शहर कम है, मगर शहर जो है वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब कि जैसे बड़ा बड़ा दुकान, अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप सोचेंगे कि बड़े शहर से जाके ले, अपने पास वाले शहर से थोड़ा दूर जाके ले। जॉब करना है तो शहर जाना है, शहरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा स्कूल है, बड़ा बड़ा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छा है, तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। कितना है, 60% कंट्रीब्यूशन है शहरों का, और गांव का बाकी का 40% गांव का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है द रूरल सेटलमेंट, यानी गांव में जो घर होता है उसका, छोटा नागपुर रीजन के बारे में सेटलमेंट पूछ रहा है, मगर हम लोग पूरा सेटलमेंट पढ़ेंगे कि रूरल सेटलमेंट पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मतलब कि घर किस तरह से होते हैं। देखिए घर बहुत तरह से होता है। अगर मान लो कि रेलवे लाइन जा रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए हाईवे, और हाईवे के चारों साइड घर बना हुआ है, इधर भी घर बना हुआ है, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, ये पैटर्न हुआ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न, समझ गए। हाईवे है या रेलवे लाइन है या नदी है, नदी के किनारे किनारे घर बना, तो ये क्या है, लीनियर पैटर्न, सीधा सीधा है, तो हो गया लीनियर पैटर्न। अगर मान लीजिए कि कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, या फिर कोई तालाब है और तालाब के किनारे किनारे घर बना हुआ है,
इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार इलाका है वहाँ पे किस पैटर्न में लोगों का घर होता होगा। क्या सर्कुलर पैटर्न में लोगों का घर है। ठीक है, तो छोटा पठार इलाका है, पठार का मतलब पहाड़ समझ लो तुम लोग, इस तरह से उठा हुआ इलाका है। तो लोग ऐसे उठा हुआ इलाका पे तो घर बनाएगा नहीं, उसके नीचे से घर बनाना शुरू करेगा, है ना। इस तरह से घर बनाएगा या इस तरह से घर बना हुआ रहेगा, इस तरह से घर बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब घर बनाते हैं, मान लीजिए बीच में कुछ है और उसके चारों साइड इस तरह से घर जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न। लीनियर पैटर्न तो समझा दिए, सीधा सीधा रेलवे लाइन, रोड वगैरह। सर्कुलर पैटर्न जैसे कोई मंदिर, मस्जिद या कोई तालाब के चारों साइड। फैन पैटर्न मतलब फैन पैटर्न भी रेडियल पैटर्न का ही एक टाइप है, मगर इसमें क्या है कि जैसे स्टार लाइक पैटर्न भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीच में पॉन्ड है और पॉन्ड के चारों साइड आप इस तरह से घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि किस तरह से बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये पॉन्ड है और इधर रोड है, तो आप यहाँ पे घर बना लिए, यहाँ घर बना लिए, फिर यहाँ घर बना लिए, फिर यहाँ घर बना लिए, इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ घर, यहाँ यहाँ। तो ये हो गया क्या, फैन लाइक स्ट्रक्चर। इसको स्टार पैटर्न भी बोलते हैं या फैन पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये घर बनाने का क्या पैटर्न है रूरल सेटलमेंट का, उसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया। कुछ हम लोग देख भी लेते हैं। ये देखो, ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है, ऐसे सीधा रोड गया है और ये घर बना हुआ है ढेर सारा। ये हो गया क्रॉस शेप पैटर्न, मतलब एक रोड इस तरह जा रहा है, एक रोड इस तरह जा रहा है और इस तरह से लोग घर बनाए हुए हैं, तो क्रॉस शेप। स्टार लाइक, जैसे ये सब रोड है, मान लीजिए ढेर सारा, बीच में कोई मार्केट है और चारों साइड इस तरह से रोड गया है और लोग घर बनाए हुए हैं, तो ये स्टार लाइक पैटर्न। फैन पैटर्न भी यही है। टी शेप पैटर्न, जैसे ये एक रोड है और एक रोड ऐसे घूम के गया है और ये घर बना हुआ है। सर्कुलर पैटर्न मतलब कोई तालाब उलाब के आसपास घर बना हुआ है। और डबल पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि ये रेलवे लाइन है और ये रोड है और इसके चारों साइड इस तरह से घर बना हुआ है, तो डबल पैटर्न। तो ये ढेर सारे पैटर्न, इसके आधार पे इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है जैसे बंदरगाह, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा मेजर पोर्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट का क्या नाम है, ये पोर्ट कहाँ है, तो हम लोग सभी पोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपको मैप, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, गुजरात से। ये है गुजरात। गुजरात समुद्र के किनारे है और बंदरगाह कहाँ रहेगा, जो राज्य समुद्र से सटा है वहीं से शुरू होगा, तो गुजरात से हम लोग शुरू करते हैं। गुजरात में एक पोर्ट, मेजर पोर्ट है, उसका नाम है कांडला पोर्ट। ठीक, क्या नाम है, कांडला पोर्ट। दूसरा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मुंबई महाराष्ट्र में कौन सा पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट। महाराष्ट्र में दो है, मुंबई और JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। JNPT एक प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, और मुंबई पोर्ट पे जब ज़्यादा सामान वगैरह लोड हो जाता है ना, ज़्यादा उस पर आ जाता है लोडिंग, तो फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यूज किया जाता है। तो मुंबई पोर्ट और JNPT पोर्ट, ये दोनों हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे आता है गोवा। गोवा में है आपको मुर्मुगांव पोर्ट, नाम से ही समझ जाएंगे, मुर्मुगांव गोवा पोर्ट। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर पोर्ट या मैंगलोर पोर्ट। जैसे कर्नाटका का क्या है, बेंगलोर राजधानी है, बेंगलोर, तो वहाँ पे एक बंदरगाह जो है उसका नाम है मैंगलोर। वहाँ पे सिटी भी है मैंगलोर, बंदरगाह भी है मैंगलोर पोर्ट। केरला का क्या हो गया, कोची पोर्ट। केरला का नाम तो जान ही रहे, कोची, कोचिन, कोची पोर्ट, केरला का कोची। तमिलनाडु में सबसे अधिक मेजर पोर्ट्स हैं, 3 पोर्ट है। एक तो यहाँ पे है जिसका नाम है तुतीकोरिन पोर्ट, फिर मेन इसका जो राजधानी है चेन्नई पोर्ट, और एक यहाँ पे और है इन्नौर पोर्ट, जिसको कामराजर पोर्ट कहते हैं। ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कामराजर पोर्ट के बारे में। ठीक है, इन्नौर पोर्ट, कामराजर पोर्ट, चेन्नई, एन्नौर और कामराजर एक ही चीज़ हुआ, चेन्नई पोर्ट और तुतीकोरिन पोर्ट, ये हो गया तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। पहले हैदराबाद था ना, क्या राजधानी विशाखापट्टनम में विजयवाड़ा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या है इसकी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का है पारादीप पोर्ट।
क्या है, पारादीप पोर्ट। और नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का है कोलकाता या फिर हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं या कोलकाता पोर्ट। तो कितना पोर्ट हो गया, 1 नंबर गुजरात। और ये लाइन से है, जो जो स्टेट आपका पड़ता है समुद्र के किनारे वो सब राज्य में एक एक जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, किसी में 2 भी है, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और JNPT, और तमिलनाडु में 3 है, तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट। और एक हो गया पोर्ट ब्लेयर, ये तो पता ही, अंडमान निकोबार में। तो ये टोटल मेजर पोर्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच पोर्ट इज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का गेटवे, ईस्ट इंडिया का। तो ईस्ट इंडिया जो है ना, ईस्ट कौन है, कोलकाता। कोलकाता पोर्ट जो है वो गेटवे है ईस्ट इंडिया का, अगर आपको ईस्ट इंडिया में आना है। ये सब नहीं, क्योंकि ये सब साउथ इंडिया का पार्ट हो जाता है, ये सब क्या है, साउथ इंडिया का पार्ट है। अगर आपको वेस्ट इंडिया में आना है तो आपको मुंबई पोर्ट का यूज करना है, और अगर ईस्ट में आना है तो कोलकाता, और वेस्ट में तो मुंबई, बाकी सब में तो साउथ इंडिया है। तो ईस्ट इंडिया जो कोलकाता पोर्ट है वो है गेटवे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेड क्वार्टर, देखिए रेलवे का कई जोन होता है इंडिया में, टोटल अभी 18 ऑपरेशनल जोन है रेलवे का। ठीक है, और सब अलग अलग जोन का अलग अलग हेड क्वार्टर है। ठीक है, मेन तो हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है, रेलवे का जो मेन हेड क्वार्टर है, सेंट्रल हेड क्वार्टर है, वो तो मुंबई में, जैसे RBI का भी हेड क्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि मुंबई को भारत का कौन सा राजधानी कहते हैं बताइए, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल। तो मुंबई जो है वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का हेड क्वार्टर होता है। तो रेलवे का भी सेंट्रल हेड क्वार्टर तो वही है, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे जोन है, रेलवे जोन्स। तो हम लोग सारा रेलवे जोन्स देख लेते हैं। इस बार ईस्ट सेंट्रल पूछा, अगला बार कुछ और भी पूछ सकता है। तो आप लोग ये देखिए, ये नहीं देखिए, ये देखिए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, ये तो जानते होंगे कि इधर ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। अब अगर पूछता है ईस्ट जोन, तो ईस्ट जोन का कौन है, कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट पे क्या है, कोलकाता। वेस्ट जोन का क्या है, मुंबई। नॉर्थ जोन का क्या है, दिल्ली। और साउथ जोन का क्या है, चेन्नई। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ईस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है कोलकाता, वेस्ट का है मुंबई, नॉर्थ का है दिल्ली, और साउथ का है चेन्नई। ठीक है, साउथ में जो सबसे बड़ा सिटी चेन्नई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। अब ईस्ट अगर बोलेगा ईस्ट सेंट्रल, तो ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर, हाजीपुर बिहार में है, ईस्ट का सेंट्रल बीच में। उसी तरह से वेस्ट का सेंट्रल कौन हो जाएगा, जबलपुर, जबलपुर है मध्य प्रदेश, वेस्ट सेंट्रल हो गया जबलपुर। नॉर्थ का सेंट्रल कौन सा हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद, नॉर्थ का सेंट्रल है प्रयागराज। और साउथ का सेंट्रल हो गया सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल याद कर लेना है। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर हो गया, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद प्रयागराज यूपी, और साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद। ठीक है, इसके बाद है आपको, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो बीच का इलाका क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का है गोरखपुर, यहाँ पे गोरखपुर गलत लिखा हुआ है, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट जोन का कौन है, नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, गोरखपुर भी यूपी में ही है, मगर नॉर्थ ईस्ट का जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका का है, इसका है गोरखपुर। नॉर्थ वेस्ट का है जयपुर, जयपुर कहाँ है, राजस्थान। नॉर्थ वेस्ट का है जयपुर। साउथ वेस्ट का क्या है, हुबली, हुबली कर्नाटका, साउथ वेस्ट का है हुबली। और साउथ ईस्ट का भी क्या है, कोलकाता ही है, साउथ ईस्ट का भी कोलकाता ही है, ईस्ट भी कोलकाता और साउथ ईस्ट भी कोलकाता। तो ये याद करना, इस तरह का ये मैप अगर आप 3-4 बार बना लोगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, बिना देखे 3-4 बार बना लेना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और है, एक है आपको ईस्ट कोस्टल। ठीक है, ईस्ट कोस्टल, ईस्ट कोस्ट पे क्या है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है, जैसे उड़ीसा में है ना भुवनेश्वर, तो ईस्ट कोस्टल जोन का कौन सा है, भुवनेश्वर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, एक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का क्या है, यहाँ पे होगा गुवाहाटी।
गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में आता है, ठीक है। और एक हो गया साउथ ईस्ट में सेंट्रल, वो होता है बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल। तो ये आपको पूरा याद कर लेना है, ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ भी सब चीज़ लिखा हुआ है, वही सब चीज़। और साउथ कोस्टल, जैसे जैसे ईस्ट कोस्ट पे भुवनेश्वर है, वैसे साउथ कोस्ट पे क्या है, विशाखापट्टनम है, साउथ कोस्ट पे विशाखापट्टनम है। इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अभी देखिए 4 मुख्य शहर का नाम बताए थे जहाँ पे मेन रेलवे का जोन है, वहीं पर सरकार सोची कि उन चारों शहरों को जोड़ने के लिए बड़ा 6 लेन का हाईवे जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों शहर जो है वो जब जुड़ता है तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ये 4 शहर जो अभी बताए थे, ईस्ट में कोलकाता, नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई और साउथ में चेन्नई, तो ये बन गया था आपका क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है किस साल ये लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था एक्चुअल में 2001 में, ठीक है। 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। जो उस समय की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगर 2001 आपको ऑप्शन में नहीं है तो आप 99 भी मार सकते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग जो है, मतलब प्रोजेक्ट को प्लानिंग किया गया था 1999 में और लॉन्च हुआ था 2001 में, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको 1999 मारना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।